एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करेंगे 50 PYQ सीरीज़। उसका पार्ट 1 है आज। हम हर पार्ट में 10 क्वेश्चंस को कवर करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ओके, तो 5 वीडियोस होंगी जिसमें कि आपके 50 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स जो वो हैं जो रिपीट होते हैं। तो लेट्स बिगिन। दिस इज अबाउट मी। The first question is, which one of the following electronic technologies is the key technology for making the third generation electronic computer? Options are transistor, integrated circuit, vacuum tube या microprocessor। थर्ड जनरेशन का आपको बताना है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी। यू नो दैट देयर आर 5 जनरेशंस। यस, तो बताओ आप आंसर क्या होगा। यस, बी इज द आंसर। आईसी बेस्ड कौन सी जनरेशन में थे? थर्ड जनरेशन में। अब यहाँ पे देखो, ये लास्ट वाली पिक में वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे सबसे पहले, देन सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स, देन आईसी, देन माइक्रो प्रोसेसर एंड एआई। फिफ्थ जनरेशन में एआई। तो वी टी आई एम ए, मतलब वी, उसके बाद टीना, टीना नहीं लिखना आपने टीमा याद रखना है। मतलब विक्ट्री हो गई किसकी? टीमा की। ओके, वी टीमा। तो यहाँ से आपको इजी हो जाएगा। वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी, माइक्रो प्रोसेसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। या फिर यहाँ सेकेंड पिक्चर में देखो, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन फोर्थ जनरेशन में था, और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन फिफ्थ जनरेशन में था। अब अगर हम फर्स्ट इसको देखें चार्ट को, तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, इसके एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, जैसे एनियाक, यस, यूनिवैक, ये सब। और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर साइज़ में बहुत ही बड़े होते थे, इसीलिए ज़्यादा पावर कंज्यूम करते थे, और मैल फंक्शन मतलब काम करना भी बंद कर देते थे, क्योंकि वो ओवर हीट हो जाते थे बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते थे। टाइम पीरियड 1955 टू 1964। यू डोंट हैव टू रिमेंबर द टाइम पीरियड इन डिटेल, आप थोड़ा ब्रॉड ओवरव्यू रखना कि इस रेंज में, मतलब 40s से लेके 50s के मिड तक फर्स्ट थे। ओके, क्योंकि आपको अलग अलग जगह इनके डेट्स थोड़े आगे पीछे मिलेंगे। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर स्मॉलर थे, लेस हीट जनरेट करते थे और लेस पावर भी कंज्यूम करते थे। पंच कार्ड्स यहाँ पे यूज़ होते थे, और मशीन लैंग्वेज भी यूज़ होती थी, और असेंबली लैंग्वेज भी यूज़ होती थी। और इसके एग्जांपल्स जैसे IBM की सीरीज़ स्टार्ट हुई थी यहाँ से। ओके, देन थर्ड जनरेशन में आईसी आ गए, और यहाँ पे आईसीस यूज़ होती थी। तो ये भी कंप्यूटर्स और भी ज़्यादा स्मॉल थे और फास्टर थे और रिलायबल थे, लेस पावर कंज्यूम करते थे, और यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होती थी। ओके, यहाँ पे मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज यूज़ होती थी, और फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। यस, जैसे यहाँ पे हमने सेकेंड पिक में हमने पढ़ा था। उसके बाद ये स्मॉल भी थे, फास्टर भी थे, पोर्टेबल थे। IBM, एप्पल, ये सब इन टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया गया। ओके, तो फोर्थ जनरेशन तक यहाँ पे है 1 to 4। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट किस जनरेशन में यूज़ हुआ है। यहाँ से सीक्वेंस में भी क्वेश्चन बनता है। ये जो वीटीमा है ना, इसको ऐसे ही आप लाइटली मत लेना कि नहीं आएगा। मैनी अ टाइम्स क्वेश्चन हैज़ कम जहाँ पे आपको इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है, या फिर यहाँ पे आपको जनरेशन्स दे देंगे 1 2 3 4 5, एंड यू इधर सब आपको ये VTIMA दे देंगे, और आपको इसको मैच करना होगा। तो ईजिली आप उसको सॉल्व कर पाओगे। इनको ना ये वाला जो चार्ट है ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो शॉर्ट नोट्स बना के। यू डोंट हैव टू राइट एवरीथिंग इन डिटेल, आप शॉर्ट में इसके नोट्स ज़रूर बनाना। जनरेशन से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो मंकीज आर फेलिन इज गिवन अस ट्रू। तो सबसे पहले यहाँ पे तो हम Z बनाते हैं, AEIO। यू नो दैट A, यहाँ पे ऑल, नो, सम नॉट। यस, दिस इज इट। नहीं पढ़ा टॉपिक तो आप वीडियो जाके देख सकते हो, बिकॉज आई कांट एक्सप्लेन द होल टॉपिक हियर। तो
इतना आप याद रखो कि यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं जो आपको समझने हैं, उसके बेसिस पे ही आप ये सॉल्व कर पाओगे. इफ़ यू हैव नॉट स्टडीड दिस टॉपिक तो आपको सब हो सकता है कि आपको ना समझ में आए. तो नो मंकीज आर फिलाइन इज गिवन एज ट्रू. तो नो कहाँ पे है? यहाँ पे. और ये कह रहे हैं कि ये बात ट्रू है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर टू बी ट्रू. मतलब अगर नो वाली स्टेटमेंट, दैट इज ई वाली स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू ही होगी. तो हमने पढ़ा था कि जब नो वाली स्टेटमेंट ट्रू होती है तो ओ वाली स्टेटमेंट 100% ट्रू होगी. यस, ये रूल था कि ये 100% ट्रू होगी. तो अब 100% में क्या है? सम नॉट. अब यहाँ पे सम नॉट कहाँ पे है? डी ऑप्शन में. ओके, अब फिलाइन का मतलब होता है बिलोंगिंग टू द कैट फैमिली. यस, कैट फैमिली को जो बिलोंग करते हैं. आपको मीनिंग पता होना चाहिए क्योंकि ये वाला जो था ना, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम वो कॉनोटेशन और डेनोटेशन पढ़ते हैं वहाँ पे पूछ लेते हैं कई बार कि इसको अरेंज करो. आपको कैट फैमिली के मेंबर्स दे दिए, कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा, तो यू मस्ट नो द मीनिंग. तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन का. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 सपोर्टेड द आइडिया ऑफ साइंस ओनली एजुकेशन, फ्रैगमेंटेड रिसर्च, रिगरस एजुकेशन. सेग्रीगेटिंग मीन्स डिवाइड करना. सेग्रीगेटिंग ह्यूमैनिटीज एंड साइंस. अब ये तो आप एलिमिनेट ही कर दो क्योंकि NEP है तो यहाँ पे सेग्रीगेशन की बात नहीं, कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन की बात ज़रूर हुई थी. फ्रैगमेंटेड रिसर्च भी नेगेटिव लग रहा है हमें. साइंस ओनली एजुकेशन, ऐसा कुछ नहीं होता. तो रिगरस एजुकेशन विल बी योर आंसर. अब रिगरस एजुकेशन का मतलब क्या है? जो कि क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करे. वो एजुकेशन जो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करे और आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी डेवलप करे. तो सी ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ असेसमेंट डू स्टूडेंट्स मेजर देयर ओन प्रोग्रेस अगेंस्ट देयर प्रीवियस परफॉर्मेंस. मतलब खुद की ही परफॉर्मेंस से मेजर करते हैं, अपने आप को ही अपने पास्ट से कंपेयर कर रहे हैं कि पहले मैं कैसा परफॉर्म करता था और अब मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ. मतलब कोई एक्सटर्नल क्राइटेरिया नहीं है, आपको पीयर्स के साथ या आपके फ्रेंड्स के साथ कंपेयर नहीं किया जा रहा है. आप अपने आप को खुद से ही कंपेयर करते हो. और ये किस असेसमेंट में होता है? एप्सेटिव असेसमेंट. मैंने असेसमेंट पे भी एक वीडियो बनाई है और उसमें ये सारे असेसमेंट्स डिस्कस किए गए हैं. फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन सी होती है? जो ड्यूरिंग द लर्निंग होती है, ताकि पता चले कि स्टूडेंट में कहाँ पे कमी है, उसे इम्प्रूव किया जा सके रेमेडियल टीचिंग के थ्रू. तो ड्यूरिंग द क्लास या ड्यूरिंग द लर्निंग फेज, यस, जो लर्निंग होती है, जो असेसमेंट होती है, उसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं. ये बेसिकली इम्प्रूवमेंट पे फोकस करती है ताकि अगर कोई कमी है तो अभी पहले इम्प्रूव हो जाए. यस, सपोज इफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट इज़ वीक इन मैथ्स, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू हमें उनकी कमियां पता लगेगी एंड डेफिनेटली द टीचर एंड द स्टूडेंट विल वर्क ऑन इट एंड इम्प्रूवमेंट उस पर हो जाएगी. पर समेटिव असेसमेंट जो होती है ये एंड में होती है, जब आपको ग्रेड्स मिलते हैं. ओके, तो इससे तो बस यही पता चलता है कि आप प्रमोट हो गए या नहीं. अब एंड में जब रिजल्ट आया आपका तो वहाँ पे तो आपको इम्प्रूवमेंट का कोई चांस नहीं होगा. बट फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ ड्यूरिंग द लर्निंग. ओके, और यहाँ समेटिव असेसमेंट एंड में होती है. एप्सेटिव असेसमेंट खुद से कंपैरिजन जब करते हैं उसको एप्सेटिव असेसमेंट बोलते हैं. ये सारे PYQs हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट. सी, ऐसे क्वेश्चंस में ना आप ये देखा करो कि यहाँ पे सेम सेंस कहाँ पे बन रही है. तो नो मंकी आर फिलाइन, सम मंकीज आर फिलाइन, सम फिलाइंस आर मंकीज, सम मंकीज आर नॉट फिलाइन. अब देखो, अगर हम कहें कि सम A आर B, कुछ जो A है वो B है और कुछ जो B है वो A है, तो एक ही बात हुई. यस, तो यहाँ पे एक बात कौन सी हो रही है? B और C में. हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि सम A आर B, कुछ जो A का पार्ट है वो B में भी है और B का कुछ पार्ट A में भी है. तो इसको तो हम रिवर्स कर सकते हैं, सम A आर B, सम B आर A. यस, एक ही सेम सेंस हुई. तो यहाँ पे भी ये जो B एंड C है ये लॉजिकली इक्विवेलेंट हो जाएंगे
तो सेकेंड ऑप्शन विल बी योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The approach in which the researchers use the existing data to create groups for comparison is called. Existing data को यूज़ कर रहे हो तो कौन सा आंसर होगा, आप सोचो खुद. टाइप्स ऑफ रिसर्चेस आपने पढ़ी होंगी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक्स पोस्ट फैक्टो. इसको आफ्टर द फैक्ट रिसर्च भी कहते हैं. जब कोई चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, आप उसको एनालाइज कर रहे हो, आप उसके क्वेश्चंस फाइंड आउट कर रहे हो कि ये क्यों हुई. यस, तो उसे हम कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च. यहाँ पे आप एग्जिस्टिंग डेटा को यूज़ करते हो और फिर उनको कंपेयर करके अपना आंसर्स फाइंड आउट करते हो. जैसे मान लो अगर ग्लोबल वार्मिंग है, तो ग्लोबल वार्मिंग क्यों हुई, अब वो तो हो चुकी है ग्लोबल वार्मिंग, आप उसको चेंज नहीं कर सकते. आप यहाँ पे ना एक्स पोस्ट फैक्टो में आप चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते. ओके, और यहाँ पे आप रैंडम असाइनमेंट भी नहीं कर सकते एक्स पोस्ट फैक्टो में. मैनिपुलेशन भी नहीं होता, रैंडम असाइनमेंट भी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो रिसर्चर है वो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप्स को ही स्टडी कर रहा है. यस, प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप्स को यहाँ पे स्टडी किया जा रहा है, तो आप कुछ चेंज नहीं कर सकते अपने एंड से. अच्छा, प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव, ये दो टर्म्स हैं, प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव. प्रोस्पेक्टिव क्या है, जब आप फ्यूचर के बारे में फाइंड आउट करना चाहते हो कि पोटेंशियल रिजल्ट्स क्या होंगे. यस, फ्यूचर ओरिएंटेड, फ्यूचर. बट रेट्रोस्पेक्टिव क्या है, जब आप पीछे जो हो चुका है ऑलरेडी. यस, तो यहाँ पे आप कॉज पे फाइंड आउट करते हो, कॉज पे आप सर्च करते हो कि ऐसा क्यों हुआ. मतलब बैकवर्ड आप कह सकते हो. रेट्रोस्पेक्टिव इज बैकवर्ड ओरिएंटेड और ये प्रोस्पेक्टिव क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड. प्रोस्पेक्टिव रिजल्ट्स पे फोकस करती है और रेट्रोस्पेक्टिव कॉज पे फोकस करती है. टाइप्स ऑफ रिसर्च जब हम पढ़ेंगे ना एक डिटेल वीडियो टाइप्स ऑफ रिसर्च पे, तो उसमें हम ये सारी रिसर्चेस डिस्कस कर लेंगे, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी. नेक्स्ट क्वेश्चन. रीना वांटेड टू ईट एन आइसक्रीम, सो शी टुक आउट अ फोन, और उसने फ़ोन निकाल के नंबर रिपीट करना शुरू किया जो उसने डायल करना था. शी रिपीटेड द नंबर ओवर एंड ओवर अगेन वाइल डायलिंग. आफ्टर द ऑर्डर वॉज डिलीवर्ड शी फॉरगॉट द नंबर. जैसे ही ऑर्डर डिलीवर हुआ वो नंबर भूल गई, और जब तक ऑर्डर डिलीवर करना था तो वो नंबर दोबारा दोबारा बोल रही थी ताकि वो उस नंबर को भूल ना जाए. अब जैसे ही उसका काम ख़त्म हुआ वैसे ही वो नंबर भी भूल गई. तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ मेमोरी प्रोसेस. शॉर्ट टर्म ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग, इकोइक मेमोरी, आइकॉनिक मेमोरी. सी सच क्वेश्चंस में आपकी अप्रोच मैटर करती है. मैनी अ टाइम्स इन यूजीसी नेट एग्जाम यू विल सी क्वेश्चंस in which एप्लीकेशन ओरिएंटेड नॉलेज आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब एप्लीकेशन मैटर करेगा वहाँ पे. अब यहाँ पे देखो, शॉर्ट टर्म मेमोरी, इकोइक मेमोरी, इको से तो आपको पता है जैसे साउंड है. यस, आइकॉनिक विजुअल से रिलेटेड है. ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग, ऑटोमेटिक कोई चीज़ कब होती है, जब वो आपकी हैबिट है. यस, तो यहाँ पे हैबिट की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उसने तो नंबर दोबारा दोबारा रिपीट कर रही थी, तो कहीं ना कहीं वो किसी चीज़ को रिपीट कर रही है एक कोई काम करने के लिए, और जैसे ही वो काम पूरा हुआ तो वो उसे भूल गई. तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी का पार्ट होगा, क्योंकि उसने ये नंबर को लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड नहीं किया, उसका पर्पस ख़त्म हुआ तो वो नंबर भी भूल गई. तो इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी. ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग जो होती है ना, ये बी ऑप्शन जो था, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में आपका कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगता. ये तो आपकी मतलब आदत है, आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे खाना बना रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो. यस, तो खाना बनाना या मतलब स्किल ओरिएंटेड जो होता है ना, जैसे साइकिलिंग करना, बाइक चलाना, तो ये सब ऑटोमेटिक है क्योंकि वो आपकी हैबिट है, आपको उसके लिए कॉन्शियस होके काम नहीं करना पड़ता है. तो वो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में आता है विच डज नॉट रिक्वायर कॉन्शियस एफर्ट, डज नॉट नीड कॉन्शियस एफर्ट. तो इसका आंसर ए होगा. नेक्स्ट इज
मैचिंग, यस मैचिंग वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे अब पढ़ो, अटेंशन इकोनॉमी, नैरो कास्टिंग, सिंक्रोनस ऑडियंस, peculiar form of presentness. In such questions, always try to identify one option जिसका आपको आंसर लगता है कि हाँ इसके बारे में मुझे पता है। जैसे सिंक्रोनस, सिंक्रोनस आपको पता है कि रियल टाइम में होता है, यस सिंक्रोनस मीन्स सेम टाइम पे। तो सिंक्रोनस किससे मैच कर सकते हो आप? पब्लिक स्पीच से। सी का 1। ज़रूरी नहीं है कि आपको मैचिंग में सारे ऑप्शंस आएंगे। ट्राई टू आइडेंटिफाई द ऑप्शन विच यू हैव स्टडीड, या फिर जिसका आपको मीनिंग पता है उसको आइडेंटिफाई करो, फिर डायरेक्ट ऑप्शंस में आओ। देखो कि हाँ C1 तो यहाँ पे है, तो अब D2 देख लेते हैं, या फिर ए देख लेते हैं कि ए का यहाँ पे 3 दिया है, कि देख मैच करके देखो कि क्या वो सही बैठ रहा है। तो अटेंशन इकोनॉमी, अटेंशन वर्ड तो समझ आ ही रहा है। आजकल बिजनेसेस अटेंशन इकोनॉमी एक आइडिया है जो कि मतलब बिजनेसेस वगैरह यूज़ करते हैं अटेंशन कैप्चर करने के लिए, उसको अटेंशन इकोनॉमी बोला जाता है। यस कि ह्यूमन अटेंशन, जो आइडिया अटेंशन इकोनॉमी के अनुसार ये है कि ह्यूमन अटेंशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, अटेंशन इकोनॉमी क्या बोलता है कि ह्यूमन का अटेंशन गेन करना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और यही चीज़ बिजनेसेस यूज़ करते हैं ताकि वो कंज्यूमर्स का अटेंशन गेन कर पाए। ओके, तो ये कहाँ पे है? इंटरनेट पे। यस, आप सारा दिन इंटरनेट यूज़ करते हो, तो वहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स ये सब ये अटेंशन गेन करते हैं। तो वहाँ पे ए का क्या हो जाएगा आपका 3 और बी का 4। बी का 4 क्यों? नैरो कास्टिंग। देखो नैरो मीन्स क्या? जो किसी स्पेसिफिक ऑडियंस पे टारगेट कर रहा है, नैरो कास्टिंग। तो इसका किसके साथ मैच हो जाएगा? एफएम के साथ, क्योंकि एफएम रेडियो क्या है, या तो आप म्यूज़िक को टारगेट कर रहे हो, यस जो ऑडियंस म्यूज़िक सुनना पसंद करती है या न्यूज़ सुनना पसंद करती है। तो इसका ज़्यादा ब्रॉड अप्रोच नहीं है नैरो कास्टिंग का, तो ये एफएम रेडियो से मैच हो जाएगा। बी का 4 हो जाएगा, और डी का 2 पेक्यूलियर फॉर्म ऑफ प्रेजेंटनेस, तो ये टीवी हो जाएगा, टेलीविज़न। पेक्यूलियर फॉर्म ऑफ प्रेजेंटनेस ये दो चीज़ का मिक्सचर है, ये नैरो कास्टिंग का भी मिक्सचर है प्लस सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का भी पार्ट है। जैसे कि वेबिनार अगर हम एग्जांपल लें, तो वेबिनार्स जो होते हैं वो थोड़े स्पेशलाइज्ड और एक स्पेसिफिक और मतलब ऑडियंस को टारगेट करते हैं, और वो रियल टाइम पे भी होते हैं। तो ये भी इसका एग्जांपल हो सकता है वेबिनार। तो डी को आप 2 से मैच करोगे, तो योर आंसर विल बी द थर्ड ऑप्शन, दिस वन। इसको नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 9th question, the idea that mass media do not have much power to directly influence the audience led to the concept of, मतलब कि जो मास मीडिया है ये ऑडियंस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करता। तो ये चीज़, ये आइडिया हमें किस कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाता है? मान लो आपने ये क्वेश्चन को कभी नहीं पढ़ा, ओके अगर ये क्वेश्चन मेरे एग्ज़ाम में आता, हाउ वुड आई हैव टैकल्ड इट? मास मीडिया हमें डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, तो ये आइडिया हमें किस कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाता है? देखो मास इफेक्ट तो ये तो बनाया हुआ ही ऑप्शन लग रहा है। रेगुलेटेड इफेक्ट्स भी थोड़ा ये आंसर नहीं लग रहा है, क्योंकि हमें देखना है कि यहाँ पे जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, मतलब हमें कमी बतानी है। यस, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, तो किस कॉन्सेप्ट की तरफ ये हमें लेके जा रहा है? लिमिटेड इफेक्ट्स की तरफ। मतलब मास मीडिया हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा, तो ये तो कमी हो गई ना। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? लिमिटेड इफेक्ट्स। तो इंडिविजुअल इफेक्ट्स तो ये तो इसमें तो हमें कुछ कमी दिख नहीं रही है, तो मास इफेक्ट में भी नहीं है। रेगुलेटेड इफेक्ट्स भी एक तरह से नेगेटिव टर्म लग रहा है, तो लिमिटेड इफेक्ट्स विल बी योर आंसर। अब ये ना लिमिटेड इफेक्ट्स एक एक्चुअली थ्योरी है, ओके इसको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा। लिमिटेड इफेक्ट्स थ्योरी विच पॉजिट्स दैट मीडिया इन्फ्लुएंस इज मिनिमल और इनडायरेक्ट। लिखा था ना क्वेश्चन में, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करता। पॉल लाजसफेल्ड ने दी थी, नाम याद रखना। हो सकता है आप ये ऑप्शंस आए हैं PYQ में, तो आपसे पूछ ले कि लिमिटेड इफेक्ट्स थ्योरी किसने दी थी। रिमेंबर द नेम। लिमिटेड इफेक्ट्स थ्योरी क्या कहती है कि मास मीडिया का हम पे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि हर इंसान के अपने खुद के बिलीव्स होते हैं,
जो कि उनके बिहेवियर को, उनके एटीट्यूड को शेप करते हैं। हर एक इंसान के अपने बिलीव्स हैं जो उनके एटीट्यूड को शेप करते हैं। अब मीडिया यहाँ पे हमको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे खुद के बिलीव्स हैं, प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स हैं जो हमें गाइड करते हैं, जिसके अनुसार हम लोगों से इंटरेक्ट भी करते हैं। तो ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, ना कि मीडिया कंटेंट। मीडिया कंटेंट तो जब आप न्यूज़ भी देखते हो, आप अपना आइडियाज़, अपनी थिंकिंग, आप उसको यूज़ करते हो। येस, यू डोंट ब्लाइंडली बिलीव वॉट एवर इज शोन इन द न्यूज़। तो यही बात हमें कहती है लिमिटेड इफेक्ट्स थ्योरी, कि मीडिया हमें डायरेक्टली प्रभावित, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अब ये जो थ्योरी थी ना, ये थ्योरी ने किसको चैलेंज किया है? मैजिक बुलेट थ्योरी को। मैजिक बुलेट थ्योरी को हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी भी कहते हैं। इसको आप याद रखना, मैजिक बुलेट थ्योरी, ठीक है, हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी भी कहते हैं। ये क्या कहती है? कि मीडिया हमें डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। लिमिटेड इफेक्ट्स थ्योरी क्या कहती थी? डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करता। मैजिक बुलेट थ्योरी क्या कहती है? कि मीडिया हमें डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं ना आपस में। तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि कौन सी थ्योरी किसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी, इन वाइसी वर्सा वे, है ना, एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, तो ये नाम याद रखना। अब हाइपोडर्मिक नीडल क्यों कहते हैं? जिस तरह से अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको इंजेक्शन लगाता है, तो जो मेडिसिन होती है वो आप में इंजेक्ट कर दी जाती है। यस, तो उसी तरह से जब मास मीडिया किसी पैसिव ऑडियंस को, पैसिव ऑडियंस मीन्स वो सिर्फ चुप करके सुन रहे हैं जो उन्हें बताया जा रहा है, दे आर नॉट एक्टिव। तो जब मास मीडिया पैसिव ऑडियंस को जो भी न्यूज़ है वो डायरेक्टली वो न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन उनमें इंजेक्ट कर दे, तो वो मैजिक बुलेट थ्योरी ये चीज़ कहती है। इसीलिए हाइपोडर्मिक नीडल वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया था। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। तो नाम याद रखना कि किसने दी थी लिमिटेड इफेक्ट्स थ्योरी। क्वेश्चन 10, द कंटेंट्स ऑफ द स्वयंप्रभा चैनल नंबर 4 विद द थीम ऑफ एजुकेशन एंड होम साइंस, ठीक है, ये सब्जेक्ट्स के साथ डील करता है। तो यहाँ पे कंटेंट कौन प्रोवाइड करता है? दीज आर द ऑप्शंस गिवन बिलो। बताओ क्या होगा? इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, अब जिन्होंने देखी होगी उन्हें पता होगा। वहाँ पे मैंने आपको लर्न भी कराया था कि आप कैसे लर्न कर सकते हो, एक फ़नी वे में हमने इसको लर्न किया था। चैनल्स के नेम भी मैंने लर्न कराए थे आपको। यस, तो आप इसको पढ़ना ज़रूर। ए आंसर होगा, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। चैनल का नाम भी पूछ लेते हैं, और अब तो एनटीए क्या करता है कि कौन सा कंटेंट किसने दिया है वो भी पूछ लेते हैं। मैचिंग में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, स्वयं प्रभा के चैनल्स और चैनल नंबर। तो इट्स बेटर यू लर्न इट, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो CEC न्यू दिल्ली इज़ द कंटेंट प्रोवाइडर ऑफ चैनल नंबर 4। CEC स्टैंड्स फॉर व्हाट? फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ओके, कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे आप, ये कंसोर्टियम क्या होता है? ग्रुप, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और ग्रुप ऑफ कंपनीज, तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। फुल फॉर्म याद रखना बस CEC का, और स्वयं प्रभा के चैनल्स की वीडियो आप ज़रूर देखना, वहाँ से क्वेश्चन आता है। पार्ट 2 में हम बाकी के 10 क्वेश्चंस PYQs जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे, आई विल डेफिनेटली ब्रिंग विद एक्सप्लेनेशन। अगर आपको चैनल अच्छा लगा, वीडियोज़ अच्छी लगती है, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कुछ जो 1-2 इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है आप यहाँ पे उसको क्लिक करके भी देख सकते हो। बाकी वीडियोज़ के लिए आप चैनल को विज़िट करो, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ और सब एक अच्छे तरीके से वहाँ पे सब वीडियोज़ हैं, आप उसको देखो और नोट्स बनाओ, क्योंकि आई ब्रिंग ओनली दोज टॉपिक्स विच आर नेसेसरी, है ना। हम फालतू का अगर एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप पर जो भी पढ़ रहे हो उस नॉलेज को ढंग से एग्ज़ाम में अप्लाई करना ही, मतलब आप समझो कि अगर आप अच्छे से अप्लाई कर पाते हो तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। बिकॉज UGC नेट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू अप्लाई योर नॉलेज इन एग्ज़ाम। पढ़ते तो सभी हैं, पर आप कुछ क्वेश्चंस को जो फेस करोगे, जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़े, उन क्वेश्चंस को आप कैसे टैकल करके आगे बढ़ते हो,
ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। तो ये चीज़ आपको कब आएगी, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा PYQs, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, तब आपकी ये वाली अप्रोच डेवलप होगी और तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।